गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन काल से ही भारत में अनेक विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत पर शासन भी किया, परंतु अंग्रेजों का शासन उन शासनों से काफी अलग था। अंग्रेजों से पहले कोई भी शासक इस प्रकार का नहीं आया जिसका आर्थिक केंद्र भारत से बाहर रहा और जो प्रारंभ से अंत तक विदेशी बना रहा। भारत पर अंग्रेजों का शासन करीब 200 वर्षों तक रहा और अंग्रेज भारत पर इतने लंबे समय तक शासन करते हैं तो क्यों? क्योंकि भारत पर शासन करना उनके लिए लाभदायक था। अंग्रेजों ने भारत पर शासन को किस प्रकार लाभदायक बनाया, ये उनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल था। आपने फर्स्ट ईयर में विश्व का इतिहास पढ़ते समय वाणिज्यवाद के बारे में पढ़ा होगा। वाणिज्यवाद या मर्केंटाइलिज्म। वाणिज्यवाद का मूल आधार क्या था? इसका बेस कुछ इस प्रकार से था कि प्रत्येक देश को व्यापार संतुलन अपने पक्ष में रखना चाहिए। व्यापार संतुलन पक्ष में कैसे रहेगा कि प्रत्येक देश का निर्यात आयात से अधिक हो और सबसे बड़ी बात ये कि प्रत्येक देश को सोना और चांदी अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहिए। ये किस प्रकार संभव हो सकता था या इसको संभव बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाए? इस प्रकार से वाणिज्यवादी विचारधारा जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में चली, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यापारिक कंपनियों ने कुछ प्रयास किए, जैसे कि व्यापार पर उनका एकाधिकार हो, वस्तुओं को सस्ते मूल्यों पर खरीद करके महंगे दामों पर बेचा जाए और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। राजनीतिक नियंत्रण क्यों आवश्यक था? क्योंकि कोई भी स्वतंत्र देश इस प्रकार से व्यापार संतुलन अपने प्रतिकूल नहीं रख सकता था और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके ही ये उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते थे। भारत में इस प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य यूरोपीय कंपनियों जैसे फ्रांसीसी और डच कंपनियों से झगड़े किए और उन्हें प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर कर दिया। इसी प्रकार भारतीय राज्यों के साथ उन्होंने युद्ध किए और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और अब इस प्रकार से उनके लिए ये काफी आसान हो गया कि वे अपनी आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन कर सकें। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में पहली विजय हासिल की और इस महत्वपूर्ण विजय के साथ ही भारत से इंग्लैंड की ओर धन का प्रवाह आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध से पहले के 50 वर्षों में इंग्लैंड से भारत को लगभग 2 करोड़ पौंड का सोना चांदी विभिन्न वस्तुओं के भुगतान के रूप में भेजा गया और 1757 से 1765 के मध्य अंग्रेज पदाधिकारियों ने बंगाल के नवाबों से 60 लाख पौंड की धनराशि उपहारों के रूप में प्राप्त की और ये यहीं पर रुकी नहीं बल्कि धन का प्रवाह निरंतर जारी रहा और इस धन ने इंग्लैंड में
उद्योगों की स्थापना के लिए जो पूंजी की आवश्यकता थी उसको पूरा किया और क्रमशः कंपनी भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती चली गई। राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन उनके लिए आसान हो गया और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र था और जो आरंभिक क्षेत्र भी था वो था कृषि। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार का तात्पर्य था राजस्व वसूल करने का अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिक भू राजस्व इकट्ठा करने का प्रयास किया और इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों के साथ समझौता किया गया, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा कृषकों के साथ में समझौता किया गया और उत्तरी प्रांत पंजाब के क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था के द्वारा एक पूरे ग्राम के साथ या महाल के साथ एक समझौता किया गया जहां ग्राम सेवक की मुख्य भूमिका रहती थी। परंतु इन सभी भू राजस्व पद्धतियों का मेन पर्पस अधिक से अधिक भू राजस्व इकट्ठा करना था और इनमें कृषकों का शोषण निरंतर हुआ और कृषकों की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। कृषि से जुड़े हुए एक टर्म की हम बात करें वो है कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? इसका तात्पर्य है फूड क्रॉप्स के स्थान पर कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें उगाना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस कच्चे माल की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए कृषकों को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वो नकदी फसलें उगाएं, जिसमें मुख्य रूप से कपास, पटसन, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, चाय, रबड़ आदि फसलें थी और कृषक अपनी इच्छा नहीं होने के बावजूद इन फसलों को उगाने के लिए बाध्य था, क्योंकि भूमि का कर जब वो पूरा भुगतान करता था तो उसके लिए उसे साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता था और उसे अपनी फसल को बहुत ही कम दामों पर बेचना होता था और कई बार उसे अपनी बेची हुई फसल को ही कुछ समय बाद वापस खरीदना होता था। इससे हम कृषकों की दुर्दशा का अनुमान लगा सकते हैं। इस कृषि के वाणिज्यीकरण का क्या परिणाम निकला? अकाल निरंतर बढ़ते चले गए, बार बार अकाल पड़े और कृषकों की गरीबी भी लगातार बढ़ती चली गई। अंग्रेजों की नीतियों के कारण एक और क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो थे भारत के सदियों से चले आ रहे हस्तशिल्प उद्योग और इसी से जुड़ी हुई टर्म है विऔद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत के उद्योग जो 18वीं शताब्दी में संसार भर में प्रसिद्ध थे उनका धीरे धीरे पतन होता चला गया और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योगों का विकास हुआ। इंग्लैंड में भी इसी प्रकार से हस्तशिल्प उद्योग रहे होंगे, उनका पतन भी हुआ लेकिन उनका स्थान नए उद्योगों ने ले लिया, परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में नए उद्योग स्थापित नहीं हुए और जो कारीगर जो काम कर रहे थे उनको
उनके कार्यों से वंचित कर दिया गया और आखिरकार वे मजबूर हो गए कि वो इस कार्य को छोड़ दें। अंग्रेजों ने इस प्रकार से क्या किया, या अंग्रेजों ने इस प्रकार से कौन सी नीतियां अपनाई जिसके कारण भारत का विऔद्योगीकरण हुआ। इस बारे में हमें 1720 के इंग्लैंड की संसद के एक अधिनियम की सूचना मिलती है कि जिसके द्वारा इंग्लैंड की जनता पर भारत का सूती और रेशमी कपड़ा पहनने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड की सरकार ने इंग्लैंड के बाजार से भारत के सूती कपड़े को बाहर करने के लिए कानूनों का भी सहारा लिया था। भारत में जो बुनकर उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे या उच्च कोटि का कपड़ा बना रहे थे, उनको इस कार्य से वंचित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने कई कदम उठाए और इसमें हम सबसे पहले उल्लेख कर सकते हैं ददनी प्रथा का। ददनी प्रथा के द्वारा कंपनी के कर्मचारी बुनकरों को बाध्य करते थे कि वे कंपनी के लिए कार्य करें। बुनकरों को एडवांस या पेशगी धन दे दिया जाता था और उन्हें उनसे एक शर्तनामा लिखाया जाता था कि वे निश्चित तिथि को निश्चित मात्रा में निश्चित राशि के बदले माल तैयार करके देंगे और बुनकर द्वारा इनकार किए जाने पर उसे मार पीट करके वो रुपया उसके साथ बांध दिया जाता था और उसे भगा दिया जाता। यानी बुनकरों के साथ में जबरदस्ती भी की जाती थी, उन पे अत्याचार भी किए जाते थे। यहाँ पर एक बात और भी गौर करने लायक है कि बाजार भाव से उनको कंपनी के कर्मचारी कम रकम देते थे, लेकिन बुनकर मना करने की स्थिति में नहीं थे। ये तो हुई कि बुनकर जो माल बना रहे थे उसमें उन पर किस प्रकार से जबरदस्ती की गई। बुनकर अपना माल बनाने के लिए जो कच्चा माल लेते थे या जो कपास लेते थे वो सूरत से खरीदते थे। कंपनी के कर्मचारियों ने एक निजी कंपनी खोल ली और सूरत की सारी कपास उन्होंने 25 लाख रुपए में खरीद ली और पहले बुनकर 16 रुपए प्रति मन जो कच्चा माल खरीद रहे थे, अब उनके लिए वो 30 रुपए प्रति मन हो गया। अर्थात बुनकरों पर दोहरी मार पड़ी। एक तो वो अपना तैयार माल अपनी इच्छा से नहीं बेच सकते थे और दूसरा उनका कच्चा माल भी उनके लिए महंगा पड़ने लगा और इस प्रकार से अंग्रेजों ने बुनकरों के विनाश का मार्ग तैयार कर दिया। और यही नहीं, अंग्रेजों ने इसके अलावा अधिनियमों का भी सहारा लिया। इंग्लैंड में जब भारत के सूती कपड़े के खिलाफ आवाज उठी तो 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी लागू की गई।
ये वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या थी? इस वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी के साथ के द्वारा भारत का जो कपड़ा इंग्लैंड जाता था उस पर अत्यधिक टैरिफ लगाया गया और इंग्लैंड से जो कपड़ा भारत आता था उस पे कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई माल 100 रुपए का था और वो जब इंग्लैंड से भारत आता था तो वो 100 रुपए का ही रहता था और भारत से जब वो इंग्लैंड जाता था तो उसमें 90 रुपए जोड़ दिए जाते थे, अर्थात वो माल इंग्लैंड जाकर के महंगा हो जाता था। और इस प्रकार से भारत का सूती कपड़ा महंगा होने के पश्चात निश्चित रूप से उसकी मांग इंग्लैंड के मार्केट में कम होने लगी और इस वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों पर दूसरा और बड़ा प्रहार किया। वीडी वसु ने रूइन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में इस प्रकार से राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के द्वारा भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया गया उस पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार भारत का जो व्यापार था उस पर उन्होंने कई प्रकार के नियंत्रण स्थापित किए। भारत से कच्चे माल का निर्यात किया गया। भारत के जो उत्पादक जो माल बनाते थे उनका जब इंग्लैंड में निर्यात हो रहा था तो उस पर शुल्क अत्यधिक लगाए गए और भारत में विदेशी पूंजी को अनुमति दी गई, यानी विदेशी कंपनियां या विदेशी पूंजीपति यहां आकर के उद्योग स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के द्वारा भारत के सूती कपड़े को इंग्लैंड के बाजार से बाहर कर दिया और अपने सूती कपड़े से भारत के बाजार को भर दिया और इस दिशा में निश्चित रूप से उन्होंने रेलवे के द्वारा भी काफी हद तक अपनी नीतियों का क्रियान्वयन किया। 1853 में रेलवे की स्थापना का मकसद भी इंग्लैंड के माल को भारत के छोटे से छोटे गांव तक पहुंचा देना था और इस प्रकार भारत इंग्लैंड के लिए एक बड़ी मंडी बन गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रूरलाइजेशन हुआ या ग्रामीणीकरण हुआ। भारत जो किसी समय में बहुत उत्कृष्ट कपड़ा बनाता था अब इंग्लैंड के लिए सिर्फ एक कृषि का क्षेत्र बन गया और इंग्लैंड का उद्देश्य भी कुछ इसी प्रकार का था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विदेशी पूंजी को भारत में आने की अनुमति दी गई। विदेशियों को अधिकार दिए गए कि वे यहां पर चाय कॉफी पटसन के बागान स्थापित कर सके। यहां के कृषकों से नील की खेती कराई जाती थी और अनुबंध को तोड़ने पर उसकी जमीन उससे छीन ली जाती थी। 1835 में भारत में पहला चाय का बागान लगाया गया और इस क्षेत्र में भी भारतीय कृषकों पर अत्यधिक अत्याचार किए गए, यानी जो विदेशी पूंजी भारत में लगाई गई उसका भी भारत के लिए कोई फायदा नहीं था और इस प्रकार से धीरे धीरे भारत, जैसा कि इंग्लैंड चाहता था, इंग्लैंड औद्योगिक इंग्लैंड बन चुका था और इस औद्योगिक इंग्लैंड के लिए भारत एक प्रमुख कृषि का क्षेत्र बन गया
और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब विदेशी लेखकों ने ये कहने में बहुत गर्व महसूस किया कि भारत एक कृषि प्रधान देश था।